जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष की ओर भी बहुत सारे वक्ता हैं, बड़ा ओजस्वी भाषण उन्होंने दिया। विपक्ष के नेताओं ने भी बड़ा अच्छा भाषण दिया। मैंने करीब करीब सारे भाषण सुने। मैंने तरुण गोगोई को बोलते हुए देखा और धज्जियां उड़ाते हुए देखा। राजनाथ सिंह ने जब शुरुआत की थी, राजनाथ सिंह के भाषण को देखा। अमित शाह जी के भाषण को देखा। प्रियंका गांधी के भाषण को, कनिमोई के, मतलब सारे भाषण मैंने देखने का प्रयास किया और मैंने उनकी मीमांसा करने की कोशिश की। मैंने उनका समीक्षा और विश्लेषण करने की कोशिश की। तो जो बात मुझे समझ में आ रही है, जो राजनाथ सिंह जी ने बात शुरुआत की और उन्होंने जिस प्रकार से पूरे मसले को पेश किया, वास्तविकता में जो शुरुआत होनी चाहिए थी चर्चा की, ये गृह मंत्री द्वारा होनी चाहिए थी। क्योंकि गृह मंत्री अगर इस बात की शुरुआत करते, इसका मतलब यह है सरकार इस बात का महत्व समझ रही है कि देश की जनता चाहती क्या है। देखिए, देश की जनता यह चाहती है कि जब हम देश के अंदर भ्रमण करें तो हमारी जान सुरक्षित रहे, हमारी यात्रा सुरक्षित रहे। हम चाहे धार्मिक स्थल में जाएं, चाहे पर्यटन स्थल में जाएं, हम सेफ रहें। विदेश जाएं तो ये उन सरकारों की जिम्मेदारी है कि हमारी सेफ्टी का ध्यान रखें। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो धार्मिक स्थल है वहां करंट लगने से मौत हो रही है, कुंभ के अंदर भगदड़ से मौत हो रही है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ से मौत हो रही है। और जब लोग पर्यटन करने जाते हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री ये आश्वासन देते हैं देश को और बार बार देते हैं कि हमने नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। लोगों को लगता है देश के गृह मंत्री कह रहे हैं तो बात सच होगी। फिर उसके बाद पर्यटकों को आमंत्रित करते हैं, जैसे योगी जी ने कुंभ के अंदर लोगों को आमंत्रित किया था कि हम 60-70 करोड़ लोगों को ठहरने की व्यवस्था करा देंगे, और किस प्रकार की भगदड़ की स्थिति आई थी ये आपने देखा था। बाद में उसे छिपा दिया गया, कैसे नहीं आने दिया गया, लेकिन यूट्यूबर्स ने उसको सामने लेके आए तो कुछ खबरें आप तक पहुंची, लेकिन सरकार ने सादी खबरें, ज्यादातर खबरें दबा दी। तो जनता क्या सुरक्षित है अपने देश के अंदर, यह जवाब देना रक्षा मंत्री का काम नहीं। यह जवाब देना देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला और सीमाओं की रक्षा का मामला, यह अमित शाह साहब का मसला है। तो अगर देश की जनता की भावना को सरकार समझती तो ये चर्चा की शुरुआत वो अमित शाह साहब से कराती, लेकिन उन्होंने राजनाथ सिंह से क्यों कराई? क्योंकि वो जो पहले का किस्सा है, पहली का जो विषय है जिसको जनता जानना चाहती है कि हमारे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है, और बाद में सरकार 24 घंटे के अंदर ही कह देती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का हाथ है। चलिए, बिल्कुल पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होगा, मानते हैं, लेकिन ये हमारे देश के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी आ कैसे जाते हैं? हमारी सेना वीर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। हमारी जो सर्विलेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बताया जाता है। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एक एक चप्पे चप्पे का ध्यान रखता है। हमारे चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब हैं, जिनको लोग जेम्स बॉन्ड कहते हैं। तो इसके बाद ये आतंकवादी हमारे देश के अंदर आ कैसे जाते हैं? जैसे एक बार मोदी जी ने कहा था, जब उनकी सरकार नहीं थी, कि सरकार के पास सब कुछ है, सारा सूचना तंत्र है, सारे सरकारी विभाग हैं, आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईबी है, ईडी है, सीबीआई है। तो ये आतंकवादी आ कैसे जाते हैं और बार बार कैसे आ जाते हैं? और ये चुनाव के ठीक पहले ये आतंकवादी हिट कैसे कर जाते हैं? और जिनको ये हिट कर जाते हैं उनकी रक्षा क्यों नहीं की जाती और आतंकवादी भाग कैसे जाते हैं? लेकिन ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था अमित शाह साहब से। तो उन्होंने कवर की तरह पहले राजनाथ सिंह को सामने किया, कि जिससे मुद्दा यह हो जाए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुआ वो महत्वपूर्ण न रह जाए, और ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने किया उसको ये कहा जाए कि सेना के पराक्रम का प्रश्न मत उठाइए, सेना पराक्रमी है। देखिए, हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी को डाउट ये नहीं है कि भारत की सेना पराक्रमी थी, है और रहेगी। चाहे वो 1962 वॉर है, मैंने देखी है, और उस समय के दृश्य भी हमको याद है।
1962 में हमारी सेनाओं की वीरता में कोई कमी नहीं थी, केवल चीन की, क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी और वो पहाड़ी से ऊपर से टिड्ढी इधर की तरह नीचे उतरते थे, और हमारी सेना क्योंकि कम थी तो वो दौड़ते हुए, चाहे मारे जितने उन्होंने हमारे होंगे उससे ज्यादा हमने उनके मारे होंगे, लेकिन क्योंकि संख्या बल उनके पास था इसलिए विजय उनको प्राप्त हुई। लेकिन वीरता में कहीं कमी नहीं आई। 1965 में वीरता में कहीं कमी नहीं आई। 71 कारगिल, कभी वीरता में कमी नहीं आई। तो ये बात कहना कि नेहरू जी के जमाना और ये, इसका मतलब सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह वो लोग उठाते हैं जो पास में जाते हैं। सवाल है सरकार का, और ये बिल्कुल पक्की बात है, आज की तारीख में भारत की सरकार और भारत का जो शौर्य है और सेना है, हमारी जो परिस्थिति पूरे विश्व के अंदर है, ये वो है जो कि आज से, जब हम 62 में 15 साल पहले ही आजाद हुए तो नहीं थी। हमारे देश में कोई इंडस्ट्रियल उत्पादन नहीं होता था, एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उनको बना के खड़ा किया। इसके बावजूद अगर हमारे गृह मंत्रालय को यह सूचना नहीं मिल पाई कि ये विदेशी आतंकवादी सीमा क्रॉस कर रहे हैं, और सीमा क्रॉस करके 300 किलोमीटर अंदर घुस रहे हैं। भाई पहलगांव का जो इलाका है पाकिस्तानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर अंदर है, और यहां पे वहां पे पहुंच रहे हैं जहां पे पर्यटक पर्यटन कर रहे हैं, और 2000 लोग पर्यटन कर रहे हैं। वहां पे कोई व्यवस्था नहीं कराई जाती। क्यों नहीं कराई जाती? इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल, आई डोंट नो। और इसी प्रकार से जो पहले की घटना हुई थी पुलवामा के अंदर, भाई जब आप जानते हैं जब आर्मी की कन्वॉय चलती है तो उसको सैनिटाइज पूरे एरिया को करा दिया जाता है, और उसमें जो सारे चौराहे और दुराहे होते हैं ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और उनको क्रॉस नहीं किया जाता। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में कन्वॉय को बिल्कुल हिट किया जीप ने, आरडीएक्स रहा और उड़ा के चला गया। तो जो असली मूल प्रश्न था देश की जनता के उस पे कि ये ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट करने की जरूरत क्या पड़ी, उससे ध्यान भटना के लिए राजनाथ सिंह को आगे कर दिया। अच्छा चलिए, राजनाथ सिंह ने जो कहा, अब मैं राजनाथ सिंह जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजनाथ सिंह ने बड़ा वीरता का, शौर्यता का, बिल्कुल सेना ने शौर्यता की। असली जो लोग उससे प्रश्न पूछना चाहते थे, राजनाथ सिंह जी से प्रश्न पूछना चाहते थे कि आपने 4 दिन के अंदर युद्ध विराम क्यों किया। तो राजनाथ सिंह जी ने बखान किया कि साहब वो था, हमने उनके अटैक कर दिए, उनके आतंकवादी ठिकाने कर दिए, हमारा टारगेट पूरे हो गए, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। जब भैया आपका ऑब्जेक्टिव सारा पूरा हो गया, लेकिन ये बताइए कि जिन लोगों की जाने गई थी 26 लोगों की, और आपकी नाकामी और आपके निकम्मेपन की वजह से गई थी, तो ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान घुटने के बल आ गया था और उसने समर्पण कर दिया था और वो युद्धराम की भीख मांग रहा था, मानते हैं कि आप सही कह रहे होंगे, लेकिन अगर वो मांग रहा था तो आपने बदले में उनसे क्या एग्रीमेंट कराया, और वो एग्रीमेंट कहां है? और हमें यह बताइए कि जो 26 लोगों की शहादत हुई है, इसके परिवारों में जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट कौन करेगा? दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको यह अधिकार है, क्या हमारे देश के डीजीएमओ को यह अधिकार है कि मौत दूसरे के घर में हुई और समझौता ये कर लें? अगर हमारे परिवार के सदस्य में किसी डाकू ने या किसी मर्डरर ने परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी है और वो कला के घुटने के बल बैठ जाए, तो क्या हम इतने ज्यादा समर्पण पे आ जाएंगे कि उसको माफ कर देंगे, जबकि वो बार बार ये घटना करता है? भाई अटल जी गए थे, उन्होंने लाहौर यात्रा की थी, उसके बाद अटल जी को धोखा दिया था, कारगिल हो गया था। मोदी जी गए थे बिरयानी खाने और बिना बुलाए गए थे, तो वो आपने बिरयानी तो खा ली, लेकिन उसके बाद उरी हो गया, उसके बाद पठानकोट हो गया, उसके बाद पुलवामा हो गया, उसके बाद पहलगांव हो गया। तो मोदी जी को जब पता था कि इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ ये पाकिस्तान धोखा कर चुका है, तो आप बिरयानी खाने क्यों गए? तो अगर ये अमित शाह जी जवाब देते, क्योंकि मोदी जी तो है नहीं मौजूद, मोदी जी तो इस बात की महत्ता ही नहीं समझते, वो तो ये नहीं समझते उनका वैसे पे बैठना है। इसके जो लोग बोल रहे हैं विपक्ष के या सत्ता पक्ष के, उसके लिए मोदी जी के लिए उनका कोई महत्व नहीं, वो तो आएंगे, एक भाषण देंगे, वन साइडेड भाषण देंगे और देके चले जाएंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते थे मोदी जी से अगर होते संसद के अंदर कि बिरयानी खाने आप क्यों गए थे और आपने पाकिस्तान में विश्वास क्यों किया? आपने नवाज शरीफ को अपने जो आपने स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी उसमें क्यों बुलाया? जब पठानकोट की घटना हुई थी तो आपने नवाज शरीफ को फोन करके आईएसआई को
कोलैबोरेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों बुलाया, और उसके बाद आप संसद में क्यों नहीं मौजूद हैं? राजनाथ सिंह जी को यह भी बताना होगा कि आपने जो डीजीएमओ ने है जिसने युद्धविराम किया, उससे पूछना चाहिए था कि जिन परिवारों की शहादत हुई है, जिनके अभी उनके बिल्कुल घर के अंदर आंसू नहीं रुके हैं, और उन बेटियों के, उन परिवार के लोगों को आपने कैसे उन लोगों को माफ कर दिया, पाकिस्तान को माफ कर दिया, जबकि वास्तविकता यह है इंदिरा जी के पास भी 1971 में निक्सन का फोन आया था, हम 7वें बेटे को भेज रहे हैं और अब बांग्लादेश के अंदर हस्तक्षेप बंद कर दीजिए। इंदिरा जी जब निक्सन को अवॉइड कर सकती है, नेग्लेक्ट कर सकती है, तो आप क्या डोनाल्ड ट्रंप को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते? डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं माने, और डोनाल्ड ट्रंप आपके युद्धविराम होने के पहले ही अनाउंस कर देता है कि युद्धविराम उसने करा दिया है। तो आज की स्थिति हमारी जो है, हम इतने मजबूत राष्ट्र हैं, इसके बावजूद आप डोनाल्ड ट्रंप से आपके संबंध इतने ज्यादा अच्छे हो गए क्या कि जो वो कहता है, हम तो समझ रहे थे विश्वगुरु आप हैं, अब पता चल रहा है कि विश्वगुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, 26 बार कह चुका है। पार्लियामेंट में आप आते नहीं, ये बताते नहीं, जयशंकर बताते हैं आपके उनके बीच की बात नहीं हुई फोन पे, अरे फोन पे नहीं हुई, कोई दूसरा तय का कन्वर्सेशन हुआ होगा, ये तो आप एक बार मोदी जी बता देंगे। और मेरे ख्याल से अपोजिशन जब मोदी जी आएंगे उनसे पूछेगा कि आप आके कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद डोनाल्ड की प्रतिक्रिया हम 24 घंटे वेट करेंगे। तो बिरयानी आपने क्यों खाई, आपने युद्धविराम क्यों किया, और डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इस पे बात करने के बजाय आप सेना के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। सेना के शौर्य पर हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में से किसी को भी किस प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम ये मानते हैं हमारी सेना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सरकार निकम्मी। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।